आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए बात आई मापन की, यानी नापना है हमको। तो हर चीज में ध्यान दीजिए कि जैसे हमें दुकान में हम जाते हैं तो कपड़ा लेने, तो उससे बोलते हैं कि हमको 3 मीटर कपड़ा दे दो, तो उसके पास एक रॉड रहती है, उस रॉड से 3 बार नापता है और दे देता है हमको। तो इसका मतलब यह है कि वो रॉड का कुछ माप फिक्स है, उसी फिक्स माप को हम 1 मीटर मानते हैं। तो वो क्या है, 1 मीटर है, और 3 मीटर लेना है तो उसी को 3 गुना कर देता है, 10 मीटर लेना है तो उसी को 10 गुना कर देता है, 20 मीटर लेना है तो उसी को 20 गुना कर देता है। तो एक ऐसी माप है जिसको इकाई माना गया और उसी का कितने बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए वही मापन हो जाता है। जैसे हमारा 1 किलो का बाट है तो कहेंगे 1 किलो है, अब कहेंगे सब्जी 5 किलो दे दो तो उसी को 5 बार नापता है। तो इस प्रकार से मापन का मतलब है कि कोई एक बेसिक यूनिट है, उसका कितने गुना है वो मापन है। तो इसी प्रकार से कोई ऐसा चीज हम निकालेंगे विभव यानी पोटेंशियल के मापन में जो बेसिक हो और उसका जितने गुना होगा उतने वोल्ट हम बोल देंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता। तो हाफ सेल अगर कोई है तो उसका अकेले हम लोग मापन नहीं कर सकते। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं हाफ सेल रिएक्शन के बारे में। हम केवल 2 अर्ध सेलों के विभवों के अंतर को माप सकते हैं, जिससे इससे सेल का ईएमएफ प्राप्त होगा। हम जो सेल में हमने बताया था कि कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स यानी रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्रियाएं जब एक साथ चलती हैं तो हम एक अकेले को कैसे माप सकते हैं। तो दोनों हाफ सेल रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को नापेंगे। यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड यानी अर्ध सेल का विभव चयनित कर लें तो इसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर हमें एक हाफ सेल का पोटेंशियल निश्चित कर लें तो दूसरे का में ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। परिपाटी के अनुसार यानी जो हमने नियम कानून बनाए के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल को, जैसा चित्र 2.3 में दिखाया गया है, अभी इसमें लग रहा है आगे नहीं है, होगा तो मिलेगा। तो उसमें रिएक्शन है, देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, जो रॉड डाली जाती है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड ऐसे नाम दिया जाता है। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड एक बनाया जाता है। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड में अब देखिए केवल एक ही सेल है, 2 खाने उसके नहीं है कि 2 खानों में इलेक्ट्रोड पड़े हों। अगर 2 खानों में पड़े होते तो बीच में हम क्या करते, लवण सेतु का इस्तेमाल करते, जिसको साल्ट ब्रिज कहते थे। लेकिन इसमें एक में ही है तो बीच में डबल डंडी, डबल खड़ी लाइन नहीं खींची गई। तो प्लेटिनम देखिए सॉलिड है, फिर हाइड्रोजन गैस है और इधर H+ बन गया हाइड्रोजन आयन एक्वस यानी जलीय विलयन में। तो इस प्रकार से निरूपित किया जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, कि जो रिएक्शन होती है इसको इस प्रकार से माना जाता है, इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अनुसार H+ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन है, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 1+ 1- तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये ½ H2 गैस बन जाएगी। एक H है तो इसको भी 1 रखना है, तो H2 है 2, तो 1/2 का गुणा किया गया ताकि 2 कट के एक ही H बचे। तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है
तो हाइड्रोजन का जो विभव है यानी पोटेंशियल है वो संगत समतापों पर शून्य लिया जाता है। अब इस शून्य लिया जाता है तो अब देखें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। तो प्लैटिनम ब्लैक मतलब एक धातु है, उसी पे ऊपर जो है काले रंग का परत चढ़ा दी जाती है तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो ये हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में निमज्जित होता है एवं इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बुदबुद की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको कहाँ डुबोते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में, अम्लीय विलयन में डुबोते हैं। और जब उसमें डुबो दिया जाता है तो जैसे हम चावल पकाते हैं तो नीचे आग जलाते हैं तो उसमें बुदबुद करके भाप निकलती है, तो उस प्रकार से हाइड्रोजन निकलती है। कहने का मतलब ये है। हाइड्रोजन की अपचित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रता इकाई मान पर स्थिर रखी जाती है। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और किसी भी सेल में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक अपचयन एक ऑक्सीकरण यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों का काम हमारी हाइड्रोजन ही करती है। तो कह रहा है हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाएं यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हाइड्रोजन का ही हो रहा है। इसका अर्थ है कि विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। हमने आपको बताया कि जब कपड़ा नापने वाला नापता है तो एक राड उठाता है, उसको बोला जाता है 1 मीटर यानी एकांक है। इसीलिए हमने सब कुछ एकांक लिया है। सांद्रता भी 1 मोलर यानी एकांक है और दाब भी 1 बार यानी एकांक है। तो इन बातों को ध्यान देना, क्योंकि जब हम ऐसा लेंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है, तो फिगर देख लीजिए। यहाँ पर ये एक बर्तन है और इस बर्तन में कोई अम्लीय विलयन भरा हुआ है, एसिडिक, और ये प्लैटिनम की राड है। प्लैटिनम की राड इसमें डाल दी गई है और इसका दाब मेंटेन किया गया है 1 बार। और ये जो अम्ल है हमारा, वो अम्ल क्या है, 1 मोलर है। ध्यान दीजिए, मोलर है, मोलल नहीं है, मोलर है। मोलर की परिभाषा क्या है, मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता यानी मोललिटी कहते हैं। तो कायदे से समझिए, थोड़ी थोड़ी बातों में अंतर हो जाता है। तो ये मोलर विलयन लिया गया है, दाब 1 बार है, मोलरता 1 है, 1 m। यहाँ पर देखिए जब लिया गया तो बुदबुद करके गैस निकल रही है। गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड, संदर्भ अर्ध सेल तथा किसी दूसरी सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर बनाई गई एक सेल जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और देखिए 2 लकीर खींचा तो दूसरी अर्ध सेल लिखा जा सकता है, का तापमान कितना होता है 298 केल्विन पर 298 केल्विन। देखिए तापमान ले लिया, तापमान इतना क्यों लिया, क्योंकि ये कमरे के तापमान के बराबर लेना है। तो ये कमरे का तापमान है, 273 में 27 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन आएगा। 27 डिग्री हमारा कमरे का तापमान होता है। तो दूसरी अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देता है। तो ये सब मानक होंगे। तो एक अर्ध सेल का निकाल लेंगे हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का हमको पता है तो दूसरे का पता चल जाएगा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। देखिए, यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचित यानी रिडक्शन एवं ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन स्पीशीज की सांद्रताएं इकाई हो यानी यूनिट हो, एकांक हो,
तो उपरोक्त सेल का विभव दाहिनी ओर के अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानक विभव E0R के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के अगर दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड में जो सेल की हाफ सेल रिएक्शन ली गई है, तो कह रहा है उसकी ऑक्सीकरण या रिडक्शन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको अगर हम एकांक ले लें तो सेल का विभव दाहिनी ओर के अर्ध सेल के मानक विभव के बराबर होता है। मानक विभव क्या है? ER, दाहिनी तरफ, राइट हैंड को R लिखा है, लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ वाले को L लिखा है। तो ध्यान दीजिए, इस सेल यानी पूरे सेल का जो पोटेंशियल है यानी विभव है, वो दाहिनी तरफ वाले इलेक्ट्रोड का विभव माइनस बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड का विभव, और स्टैंडर्ड, मानक का मतलब स्टैंडर्ड इसलिए ऊपर ये गोला करके बीच में लाइन खींचा है, मानक को स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड है, ध्यान दीजिएगा। जहां पर मानक सेल विभव जिसको E0 सेल लिखा है, सेल का मानक विभव एवं E0R तथा E0L क्रमशः दाहिनी एवं बाईं ओर की अर्ध सेलों के मानक इलेक्ट्रोड विभव बता भी दिया आपसे। अब देखिए, चूंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव E0L शून्य होता है, अतः E0 सेल बराबर E0R माइनस 0, तो E0R हो जाएगा। अब देखें, चूंकि बाईं तरफ वाले का पता है तो दाईं तरफ वाला निकल आया। तो यही कह रहा था कि एक तरफ का पता हो तो दूसरे का हम पता कर लेंगे। निम्नलिखित सेल का मापित EMF 0.34 वोल्ट है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अपक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। तो ये जो सेल बनाया गया है, कह रहा है इसका EMF जो नापा गया है वो कितना है? EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, यानी जब बैटरी रखी है या सेल रखा है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड से किसी प्रकार की धारा नहीं ली जा रही, तो उस समय जब करंट का प्रवाह नहीं हो रहा, तो जो भी उसमें विभव है उसी को EMF बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित सेल का मापित EMF 0.34 वोल्ट है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अपक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। ये जो अभिक्रिया दी गई। अब देखें, ये नीचे सेल बनाया जा रहा है तो इसको समझना है। तो यहाँ पर दो सेल हैं, देखिए, एक में प्लेटिनम ठोस है, हाइड्रोजन गैस है, एक बार उसका दाब है, और इधर जो है जो विलयन बना है उसमें हाइड्रोजन आयन है, जिनकी मोलरिटी कितना है? 1m है। दूसरी तरफ क्या है? कॉपर है विलयन में, एक्वस में यानी जलीय विलयन है कॉपर आयन का, उसकी भी सांद्रता 1 मोलर है, और फिर Cu है। तो बाईं तरफ दाईं तरफ। तो अर्ध सेल अभिक्रिया अगर इसके लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, चूंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है, तो इसका मतलब दाहिनी तरफ वाली का तेल केवल महत्व है, बाईं तरफ वाली से मतलब नहीं। तो Cu+2 एक्वस 1m+2 इलेक्ट्रॉन से Cu सॉलिड बन रहा है। इधर +2 है, इसका मतलब इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो Cu सॉलिड बन गया। जैसा इधर है इसी को रिएक्शन रूप में लिख दिया कि +2 से उदासीन हो रहा है, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उदासीन हो जाएगा। और ये एक्वस 1 मोलर है, तो इसको भी लिखा कि जलीय विलयन है जिसकी मोलरता 1 है, उसमें ये Cu+2 आयन पाए जा रहे हैं। अब देखिए, इसी प्रकार निम्नलिखित सेल का मापित EMF -0.76 वोल्ट है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अपक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव के संगत है। इसका कितना था? 0.34 था, 0.34 वोल्ट इसका। अब देखिए इधर जो ये लिखा गया था, दाईं वाले का 0 था तो 0 इसमें भी नहीं, बाएं वाले का, दाएं माइनस बाएं, राइट माइनस लेफ्ट, तो इधर हाइड्रोजन वाले का 0 था। वैसे इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्लेटिनम सॉलिड, फिर H2 गैस, 1 बार प्रेशर है इसका, H+ एक्वस 1m, एक लाइन खींच करके।
फिर ये डबल लाइन दूसरी चीज आ गई, Zn+2 एक्वस 1m से Zn बन रहा है। तो अब देखिए Zn सॉलिड होगा, Zn सॉलिड होगा, Cu सॉलिड होगा। यहाँ देखिए सॉलिड नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पर सॉलिड लिखा है। इसको इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा देखते हैं। इंग्लिश वाली बुक में भी नहीं लिखा है, इधर देखे सॉलिड सॉलिड लिखा गया है, तो इसको ध्यान देना। तो देखिए अर्धशेल अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, Zn है, न्यूट्रल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो Zn सॉलिड बन जाएगा। और जलीय विलयन है 1 मोलरता का, तो उसको भी ब्रैकेट में लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इधर ये वाला क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि बाईं तरफ 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। अब देखिए प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इंगित करता है कि Cu+2 आयन H+ आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान यह इंगित करता है, यानी यह बताता है कि Cu+2 आयन H+ आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाते हैं, यानी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉपर आयन है वो H+ आयन की तुलना में आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, अगर धनात्मक आ रहा है। इसका विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता, अर्थात उपरोक्त आणविक मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन Cu को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते, अथवा हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है। मतलब कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन कॉपर आयन को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते, अथवा हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है, ऑक्सीकृत नहीं कर सकती। हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाइड्रोजन गैस कॉपर आयनों को अपचयित कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या को घटा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल में यह नाइट्रेट आयनों में ऑक्सीकृत होता है, ना कि हाइड्रोजन आयनों में। तो अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीकरण होने के बाद नाइट्रेट आयन बनता है, ना कि हाइड्रोजन आयन। दूसरी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान इंगित करता है कि हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, या जिंक हाइड्रोजन आयनों को अपचयित कर सकता है। तो देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए यहीं ऊपर लिखा, उसका अब उल्टा लिख रहा है कि दूसरी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर ऋणात्मक है, धनात्मक था तो क्या होता, क्या था कि Cu+2 आसानी से अपचयित हो सकता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम कर सकता है हाइड्रोजन आयन की तुलना में। और दूसरी स्थिति में अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हो जाए, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव हो जाए, तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, यानी जिंक की ऑक्सीकरण नंबर बढ़ा सकता है, या यूं कहें कि जिंक हाइड्रोजन आयनों को अपचयित कर सकता है। एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन जिंक का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो जिंक हाइड्रोजन का रिडक्शन कराएगा, यानी अपचयन। तो इनको समझना है। अब देखिए इस परिपाटी के परिप्रेक्ष्य में चित्र 2.1 में प्रस्तुत डैनियल सेल की अर्ध अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इन क्रियाओं को हम लिख सकते हैं, बायां इलेक्ट्रोड
तो बाएं इलेक्ट्रोड ZnS, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ZnS की जो ऑक्सीकरण नंबर है वो बढ़ रही है। यहाँ 1 होगा या 0, ध्यान दीजिए यहाँ 0 लिखेंगे तो पूरे का मान 1 होता है, इसलिए या तो 1 होगा। अब चूंकि लिखा नहीं तो हम क्लियर नहीं बता सकते, तो कुल मिला करके यहाँ हम मान लेते हैं कि 0 है। तो 0 है तो 0 से +2 यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इधर जोड़ना पड़ेगा। इधर 2 पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तब ये Cu सॉलिड बनेगा। इसमें ये सॉलिड है, इधर Zn+2 बन गया, तो न्यूट्रल करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। जब ये ऊपर संख्या बढ़ेगी तो कहेंगे ऑक्सीकरण है, जब घटेगी तो कहेंगे रिडक्शन है या अपचयन है। तो बाएं इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण हो रहा है, दाएं वाले में अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए दाएं वाले में रिडक्शन है, बाएं वाले में ऑक्सीडेशन है। अब देखिए सेल की समग्र अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रियाओं का योग होती है, अर्थात ये जो अभिक्रिया है इसी का योग होती है। Zn ठोस है प्लस Cu+2 का जलीय विलयन है, इससे Zn+2 का जलीय विलयन बना है और Cu ठोस हो गया। Zn से Zn+2 बन रहा है, ऑक्सीकरण ये ऊपर वाली संख्या बढ़ रही तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जाहिर सी बात दूसरे का अपचयन या रिडक्शन होना पड़ेगा। तो Cu+2 से देखिए Cu बन रहा है, +2 है, इधर ज्यादा है इधर कम है। यहाँ जलीय विलयन Cu+2 का है तो इधर ठोस Cu है, इधर Zns का ठोस है तो इधर Zn+2 का जलीय विलयन है। दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं। अब सेल का EMF, तो इस सेल का अगर हम EMF निकालें तो E0 सेल इक्वल टू हो जाएगा E0R - E0L, यानी दाहिनी तरफ का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस बाईं तरफ का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब देखिए बारीकी से समझिएगा, जो गलतियां होती हैं अगर आप सही से समझ लेंगे तो गलती वो नहीं होगी। तो E0 सेल इक्वल टू दाईं तरफ वाला माइनस बाईं तरफ वाला। अब देखिए दाईं तरफ, तो यहाँ पर देखिए जो दायां इलेक्ट्रोड है यानी राइट हैंड वाला, उसमें Cu+2 से ये Cu बन रहा है सॉलिड, यानी रिडक्शन हो रहा है, और बाईं तरफ वाले में Zn से Zn+2 बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए Cu+2 से Cu बन रहा है, यानी Cu का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब इसको दायां मानेंगे और Zn को बायां मानेंगे। तो दायां हम Cu+2 से Cu बन रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। तो अपचयन वाले को यहाँ पर देखिए अपचयन हो रहा है, तो इसको दायां माने, तो Cu वाले को दाईं तरफ लिखेंगे। तो Cu वाले में कितना था, Cu वाले में ये देखिए Cu वाली रिएक्शन का 0.34 वोल्ट है, ये Cu वाली रिएक्शन का, और Zn वाली का -0.76 है। तो Cu वाली रिएक्शन माइनस Zn वाली होगा। तो यहाँ पर देखिए Cu वाली रिएक्शन का 0.34 वोल्ट माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस में है 0.76 Zn वाली का। तो कुल मिलाकर के दायां माइनस बायां मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। R का मतलब रिडक्शन, राइट हैंड रिडक्शन वाला, अपचयन वाला लिखेंगे, लेफ्ट हैंड ऑक्सीकरण वाला, इस प्रकार से। तो कैसे हमने लिखा है बात समझ में आपको आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इतने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो ये अगर जोड़ना घटाना आप समझ गए तो पूरा खेल हो गया। इसको हमने ऊपर बॉक्स में बंद किया था, इसलिए अभी नहीं बंद करेंगे। तो ये देखिए E0 सेल यानी मानक सेल विभव कितना आ गया 1.10 वोल्ट। कभी कभी प्लेटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं यानी
सोना Au जिसको बोलते हैं गोल्ड, अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती हैं कभी कभी, तो वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, परंतु ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए एवं इलेक्ट्रोड के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करती हैं। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी जो अक्रिय गैसें हैं जो क्रिया नहीं करती उनको भी हम इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वो अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेती, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन के लिए अपनी सतह प्रदान करती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अर्धशैल में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसमें प्लेटिनम का उपयोग किया जा रहा है। इसकी अर्थ अभिक्रिया क्या होगी, एक बार H+ के लिए देखते हैं तो H+ न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हाफ H2 गैस हो जाएगा। Pt सॉलिड है और Br2 एक्वस यानी जलीय विलयन है, इससे Br- एक्वस बन रहा है। तो इसकी अर्ध अभिक्रिया क्या होगी, हाफ Br2 है तो हाफ Br2 जलीय विलयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो Br- एक्वस बन जाएगी। तो ये अर्ध अभिक्रियाओं की रिएक्शन है कि अर्ध अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी। बाकी तो ऊपर हम आपको बता ही चुके हैं। अब देखें, मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है एवं हम इनसे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चयनित अर्धशैल यानी हाफ सेल अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान 2.5 में दिए गए हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिडक्शन स्टेज जो है हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है, यानी वो स्टेज जिसमें इसके ऊपर प्लस में कम लिखा रहता है वो अपचयित अवस्था होगी, तो हाइड्रोजन से अधिक स्थायी होती है। तो यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक है तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। ये सब देखे याद करना पड़ेगा, लिख के नहीं, अभी तो पढ़ा दे रहे हैं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिमाग उल्टा पल्टा होता रहेगा। तो अगर मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा है तो उसकी रिडक्शन स्टेट हाइड्रोजन से अधिक स्टेबल होगी। बार बार यही नीट में पूछेगा, गड़बड़ करेंगे। इसी प्रकार से यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है तो हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की अपचित अवस्था से अधिक स्थायी होगी, यानी अब हाइड्रोजन उसकी रिडक्शन स्टेज से ज्यादा स्थायी होगी। पहले क्या था, वो अपचयित स्टेज में हाइड्रोजन से ज्यादा स्थायी था। जब 0 से पॉजिटिव था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा था, तो हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन स्टेज ज्यादा स्थायी थी, और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा स्थायी है उस रिडक्शन स्टेज से, अपचित अवस्था से। यह देखा जा सकता है कि सारणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह इंगित करता है कि फ्लोरीन गैस F2 की फ्लोराइड NF- में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है। तो चूंकि फ्लोरीन का पॉजिटिव है 0 से ज्यादा है, तो अब ये रिड्यूस होने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगी, यानी माइनस बनाने की। अतः फ्लोरीन गैस प्रबल ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बल अपचायक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि फ्लोरीन में अब ऋणात्मक बनने की क्षमता ज्यादा है तो दूसरे को धनात्मक बनाने की क्षमता ज्यादा होगी। तो जब धनात्मक बनाने की क्षमता ज्यादा होगी तो इसी धनात्मक को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकारक के रूप में ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा, यानी दूसरे को धनात्मक बनाएगा और खुद ऋणात्मक बनेगा, यानी दुर्बल अपचायक होगा। यानी इसको ऋणात्मक नहीं बना सकते तो दुर्बल अपचायक है, दूसरे को धनात्मक बना सकता है तो प्रबल ऑक्सीकारक है, दूसरे को बना दे रहा है ना। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बल ऑक्सीकारक है,
जबकि लिथियम धातु जलीय विलयनों में प्रबल अपचायक है। अब देखिए लिथियम का कम है तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। उल्टा हो जाएगा उसी का। यह देखा जा सकता है कि 2.5 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता जाता है एवं इसी के साथ अभिक्रिया की बाईं ओर की स्पीशीज की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है तथा दाईं ओर की स्पीशीज की अपचयन क्षमता बढ़ती है। तो बाईं वाली की ऑक्सीकरण की क्षमता बढ़ेगी तो दाईं वाली की अपचयन की क्षमता बढ़ेगी। यह पूरी सारणी आपको याद करना पड़ेगा। वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उपयोग विलयनों के पीएच ज्ञात करने में, विलेयता गुणनफल यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, साम्यावस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तथा अन्य उष्मागतिक गुणकों यानी थर्मोडायनेमिक अन्य लक्षण जो हैं एवं विभव मितीय अनुमापनों यानी पोटेंशियल नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।